अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अहिब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर हम इल्म दीन हासिल करने के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें मौजूद हैं। अब तक हमने जदीद फ़िक़ही मसाइल कोर्स के तहत जो पहला उन्वान था, यानी इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अक़्द फ़रोग़ के इस्लामी अहकाम भी जिसे कहा जाता है, उसमें 2 लेक्चर्स समाअत कर लिए हैं। इन 2 लेक्चर्स में हमने बै की यानी जो ख़रीद व फ़रोख्त का मामला होता है उसकी बहुत ही बुनियादी इस्तिलाहात हमने बयान की कि बाय किसे कहते हैं, मुश्तरी किसे कहते हैं, मबी क्या चीज़ होती है और समन और कीमत में क्या फ़र्क है। इसी तरह हमने जो मुख्तलिफ़ अक़साम बै हैं उनका ज़िक्र किया कि बै सलम क्या होती है, बै सर्फ़ किसे कहते हैं, बै मुकायज़ा क्या होती है, और फिर हमने समन के एतबार से भी बै की चंद अक़साम को बयान किया। इसके बाद अगली जो हमारी नशिस्त हुई उसके अंदर हमने जो बै की शराइत हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो किसी भी अक़्द फ़रोख्त में होना ज़रूरी हैं कि अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाएंगे तो बै या तो बातिल हो जाती है या फासिद हो जाती है या गैर नाफिज़ होती है या फिर गैर लाज़िम होती है। इसके मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट निशिस्त के अंदर बितफ़सील इनको बयान किया। तो अब तक जो हमने कलाम कर लिया वो इनेकाद बै की शराइत तक हमने मुकम्मल कर लिया कि ये वो शराइत हैं जो बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती हैं किसी भी अक़्द फ़रोख्त में। एक बार फिर हम चाहते हैं कि उन शराइत को ज़रा दोहरा लें ताकि जहन में मुस्तहज़र हो जाएं। तो वो शराइत क्या थी? वो सबसे पहले अगर कोई शख्स इंसान कोई इरादा करता है ख़रीद व फ़रोख्त करने का, तो सबसे पहले वो इरादा करता है। इरादा करने के बाद वो इनेकाद बै करता है। इनेकाद बै की अपनी शराइत हैं, वो शराइत अगर पाई जाती हैं तो बै मुनअक्किद हो जाती है। वो इनेकाद बै की जो शराइत हैं वो मुख्तलिफ़ एतबारात से हैं। 6 एतबार फ़ुक़हा ने बयान फरमाए कि आकिद के एतबार से जो आकिद हो यानी जो कॉन्ट्रैक्टर हो वो आकिल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, मुतअद्दिद होना चाहिए। इसी तरह नफ्स अक़्द यानी कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से हो कि शराइत हैं। कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से शराइत क्या हैं कि जो इजाब व कबूल हो वो एक दूसरे के मुताबिक हो, ऑफ़र एक्सेप्टेंस दे मस्ट बी अकॉर्डिंगली टू ईच अदर। तो उसके बाद दोनों या तो माजी का सीगे के साथ हों या हाल के सीगे के साथ हों, यानी पास के अल्फाज के साथ हों या प्रेजेंट के साथ हों। फ्यूचर में अगर कोई शख्स इस्तेमाल करते हुए बै करता है तो ये बै उसकी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। इसके बाद प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है कि मजलिस जो है वो एक हो। इसके बाद जो है वो मबी के एतबार से यानी सब्जेक्ट मैटर के एतबार से मुख्तलिफ़ शराइत हैं कि मबी जो है वो मौजूद होनी चाहिए, वो शरन माल मुतकव्विम हो, वो आपकी मिल्कियत में होना चाहिए। इसी तरह वो जो चीज़ है जो मबी है वो मक़दूर तस्लीम हो, आप उसको सुपुर्द भी कर सकते हो दूसरे को और उसके मादूम होने का ख़तरा ना हो। तो ये शराइत जो है मबी के एतबार से थी। फिर सिमाए आकिदैन के यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों फ़रीक जो हैं एक दूसरे कलाम को वाज़ेह तौर पर समाअत कर लें, समझ लें, तो ये चीज़ें उसके तहत बयान की गई। तो यूँ जो बै है उसका पहला स्टेज मुकम्मल होता है और बै मुनअक्किद हो जाती है। याद रखिए, एक बार फिर हम आपको बयान कर रहे हैं कि अगर इनेकाद बै की शराइत में से कोई शर्त मफ़कूद होती है, कोई नहीं पाई जाती, तो ये बै जो है ये बातिल हो जाती है। बै बातिल हम इसे कहते हैं और बै बातिल जो है वो ऐसा ही है जैसा कि वो है ही नहीं, यानी इसके शरीयत उसको ऐसे ही कहती है जैसे कि ये है ही नहीं, यानी इसका कुछ भी हिस्सा नहीं है, कुछ भी इसकी हैसियत नहीं है। फिर जब बै इनेकाद बै की शराइत मुकम्मल हो जाती हैं, बै मुनअक्किद हो जाती हैं, तो उसके बाद हम आते हैं निफाज़ बै की शराइत पर। जी, तो निफाज़ बै की शराइत ये सेकंड स्टेज होता है, यानी बै मुनअक्किद जब हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो निफाज़ बै की शराइत हैं वो पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। तो अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो इट मीन्स कि बै नाफिज़ हो जाती है, एक स्टेज या एक स्टेप और वो बढ़ जाती है और परफेक्ट हो जाती है।
और अगर ये शराइत नहीं पाई जाती नफाज बै की, तो याद रखिए हम कहते हैं बै गैर नाफिज़ है। अगर इनेकाद बै की शराइत नहीं पाई गई तो बै बातिल है, और अगर इनेकाद बै की शराइत पाई जाएँ तो बै मुनक्किद है। नफाज बै की शराइत ना पाई जाएँ तो बै गैर नाफिज़ है, और नफाज बै की शराइत पाई जाएँ तो बै नाफिज़ है। तो याद रखिए जो बै नाफिज़ होगी वो लाज़िमन बै मुनक्किद भी होगी। अब सवाल यह है कि बै नाफिज़ कब होती है। तो देखें बै नाफिज़ होने के लिए शराइत हैं। वो शराइत क्या हैं आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कि पहली क्या है, मिल्कियत या विलायत, जिसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का हासिल होना। नोट के तहत लिखा है कि ये रिप्रेजेंटेशन या तो वकालत की सूरत में होगी या सरपरस्ती गार्जियनशिप की सूरत में हासिल होगी। ये बात समझिएगा कि जब इंसान कोई ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करता है, कोई चीज़ बेचता है, तो दो ही सूरतें होंगी, या तो वो अपनी चीज़ बेचेगा या किसी और की चीज़ बेचेगा। अगर अपनी चीज़ बेचेगा तो जाहिर सी बात है वो उसकी मिल्कियत में होना ज़रूरी है। अगर अपनी मिल्कियत में चीज़ नहीं है, किसी और की चीज़ बेच रहा है, तो फिर दो ही सूरतें होंगी, या तो उसकी इजाज़त से करेगा या उसकी इजाज़त से नहीं करेगा। अगर उसकी इजाज़त से करेगा तो ये बै दुरुस्त हो जाएगी, बै नाफिज़ हो जाएगी, और अगर उसकी इजाज़त से नहीं करेगा तो ये बै बातिल हो जाएगी। तो यहाँ ये जो बात लिखी है कि मिल्कियत या विलायत में होना, तो इसका मतलब तो यही है जैसे कि इनेकाद बै की शराइत में बयान कर दिया गया कि जो भी चीज़ बेची जा रही है वो उसकी अपनी मिल्कियत में हो। अगर बिलफ़र्ज़ उसकी अपनी मिल्कियत में नहीं है तो उसको ये बेचने की विलायत हासिल होनी ज़रूरी है, यानी वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसको हासिल हो उसके, यानी उस चीज़ के मालिक की तरफ से। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो सूरतों में हासिल होती है, या तो वकालत की सूरत में हासिल होगी या फिर गार्जियनशिप की सूरत में हासिल होगी। ये वकालत यहाँ पे लॉयर नहीं है, बल्कि वकालत इन द सेंस उसकी तरफ से डेलीगेट हुआ हो, यानी उसका नुमाइंदा। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये जो मेरी गाड़ी है ना यार, ये बिकवा दो, तो अब वो, या बोलता हूँ मैं उसको कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये आप जाके मार्केट में बेच दें, तो अब वो गाड़ी जो है वो मेरे दोस्त की नहीं है, बल्कि वो गाड़ी मेरी है, लेकिन वो मेरे बिहाफ पे वो गाड़ी आगे बेच देता है, तो मैं ओके कर देता हूँ, तो सही है, ओके। तो ये क्या हुआ, ये विलायत उसको हासिल हुई, और वकालत की सूरत में, यानी वो मेरा वकील होके मेरी तरफ से मेरे बिहाफ पर वो सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहा है। एक तो ये वकालत होती है। दूसरी होती है गार्जियनशिप, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके जो है वो, मतलब कोई बच्चा है उसकी मिल्कियत में कोई चीज़ है, तो हमने जैसे कि पहले इनेकाद बै की शराइत में पढ़ा कि वो कोई चीज़ ख़रीद सकता नहीं है, बेच सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नासमझ है। और याद रखिए शरीयत मुताहरा हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से, आप ये पूरी शराइत जो देख रहे हैं ना, ये कंडीशंस जो देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर SOPs हैं। ये आजकल SOPs का ज़माना, हर जगह SOPs की बात हो रही है, तो हम भी SOPs कह देते हैं इसको कि ये भी बै की SOPs हैं कि इनको कंसिडर करते हुए आपने बै करनी है, इनको कंसिडर करते हुए आपने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरा भी महफूज रहे, ना आप नुकसान उठाएं ना वो सामने वाला नुकसान उठाए। और यही शरीयत का ज़ाब्ता है, ला दरारा वला दरार, के ना नुकसान उठाना है ना नुकसान देना है। तो ये जो SOPs आ रही हैं, कंडीशंस आ रही हैं, इसीलिए आ रही हैं ताकि हर तरीके से इंसान को प्रोटेक्ट किया जा सके, सेव किया जा सके। तो अब हमने जैसे कहा कि इनेकाद बै की शराइत में एक शर्त थी आकिद के अतबार से कि जो कॉन्ट्रैक्टर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, वो जो है वो समझदार हो। अब एक नासमझ बच्चा है और उसकी तरफ से ख़रीदारी करनी है या उसको किसी चीज़ की हाजत है, तो अब क्या किया जाए? भाई एक तो सिंपल सी बात है, कोई उसको चीज़ ख़रीद के दे दे, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कोई उसको ख़रीद की चीज़ नहीं दे रहा तो अब वो क्या करे? तो ऐसी सूरत में उसका जो सरपरस्त होगा, उसका जो गार्जियन होगा, वो इस बात की अहलियत रखता है, शरीयत ने उसको इस बात की अहलियत दी है कि वो इसके बिहाफ पर ख़रीदो फ़रोख्त करे, लेकिन हर ऐसा एग्रीमेंट, हर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इस बच्चे को नुकसान हो सकता हो, वो इनवैलिड शुमार होगा। चुनांचे अगर मिसाल के तौर पर बच्चा है, उसका बाप जो है उसकी तरफ से ख़रीदो फ़रोख्त करता है, या बाप नहीं है, मिसाल के तौर पर उसका दादा है,
और दादा के नहीं है, कोई काजी है, कोई बड़ा जज है जो उसकी गार्जियनशिप के तौर पे कर रहा है, या फिर कोई बड़े मुफ्ती हैं जो बतौर काजी के वहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो अगर वो ये काम कर रहे हैं बच्चे के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, उसके गार्जियन होते हुए, तो ऐसी सूरत में हर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बच्चे को नुकसान हो सकेगा तो वो उनका इनवैलिड ही रहेगा, वो मौकूफ़ ही रहेगा। और उसमें फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर उसका इख्तियार होगा कि वो उसका एग्जीक्यूट करे या एग्जीक्यूट ना करे। बहरहाल जब तक वो छोटा है, ना समझ है, ऐसी सूरत में वो जो गार्जियनशिप उसको हासिल है, जो विलायत हासिल है, वो विलायत के तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि निफाज़ बै की शराइत में से एक शर्त यह है कि आपको या तो ख़ुद मिल्कियत हासिल हो या विलायत हासिल हो। ये जो शर्त है यहाँ पर, हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि भाई मिल्कियत की शर्त तो हमने इनेकाद बै की शराइत में भी पढ़ी थी, तो बिल्कुल ये मिल्कियत में होना ये इनेकाद बै की शराइत में ही है, लेकिन यहाँ पर मुनासबत की बिना पर इसको ज़िक्र कर दिया गया है। हकीकत में यहाँ पे विलायत की शर्त है कि वो विलायत आपको हासिल हो। अगर आप किसी और के बिहाफ पर ये कर रहे हो तो आपको विलायत हासिल हो, रिप्रेजेंटेशन हासिल हो। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो आप उसके वकील होंगे या उसके आप गार्जियन होंगे, तो दोनों सूरतों में आप जो है उसी तरफ से बै कर सकते हैं। और बै जो है गार्जियन होने की सूरत में अगर वो करता है और उसमें फ़ायदा हो रहा है बच्चे का तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी शर्त जो है कि मबी में आकिदैन यानी कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा किसी और का हक ना हो, यानी मबी में आकिदैन कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा किसी और का हक ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई शख्स किसी को अपनी चीज़ गिरवी रखवाए, तो जिसके पास गिरवी रखवाई हुई है चीज़, जिसके पास रहन के तौर पर रखवाई हुई है, वो चीज़ उसके पास है और ये बंदा वो चीज़ बेच दे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ उसने रखवाई है किसी न किसी गारंटी के तौर पर रखवाई भी होगी कि भाई इन केस अगर ये कर्ज़ देने में नाकाम हो गया तो ये जो चीज़ इसने गिरवी के तौर पर रखवाई है ये बेचकर अपना कर्ज़ वापस ले ले। तो एक तरीके से सामने वाले शख्स जिसके पास गिरवी रखाई हुई है, जिसके पास रहन के तौर पर रखाई हुई है, वो उसका हक उस शय से वाबस्ता हो गया। अब अगरचे ये चीज़ मेरी है, मैंने रहन रखवाई हुई है उसके पास, लेकिन चूँकि गैर का हक वाबस्ता है, इसलिए अगर मैं उस चीज़ को बेच दूँगा उसकी इजाज़त के बगैर तो ये बै नाफिज नहीं होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैंने एक अपना घर किराए पे दिया हुआ है या अपनी गाड़ी किराए पे दी हुई है और उसका रेंट मैंने ले लिया। तो अब रेंट मैंने ले लिया, अब रेंट लेने के बाद ये जो घर था मेरा, ये जो मेरी गाड़ी थी, ये मैंने आगे सेल आउट कर दी। अब देखें चीज़ मेरी है, मेरी ही मिल्कियत में है, लेकिन चूँकि रेंट देने के बाद एक गैर का हक उस चीज़ से वाबस्ता हो गया कि वो इस बात का हकदार है कि वो सर्विसेज ले, बेनिफिट्स ले उस घर से, उस गाड़ी से। तो चूँकि अब गैर का हक इससे वाबस्ता है तो मैं अगर इस चीज़ को उसकी इजाज़त के बग़ैर इस कॉन्ट्रैक्ट को जो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है या जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इसको टर्मिनेट किए बग़ैर अगर मैं उसको सेल आउट कर दूँगा तो ये बै नाफिज नहीं होगी। तो ये बै नाफिज की मिसाल थी। तो अब हमने जान लिया कि जहाँ बै इनेकाद बै की शराइत ज़रूरी हैं वहाँ निफाज़ बै की शराइत भी ज़रूरी हैं। जी, तो यूँ बै नाफिज की जब शराइत पाई जाएंगी तो निफाज़ बै की शराइत मुकम्मल हो जाने के बाद आपकी बै नाफिज हो चुकी है। गोया कि ये अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि बिल्डिंग का जो फ्लोरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले जो स्टेज था वो ये था कि कुछ भी नहीं था, उसके बाद फाउंडेशन डली, कॉलम्स डले, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और अब जो है वो फ्लोरिंग हो गई। कंडीशंस ऑफ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट में जो अगली शराइत हैं वो इनेकाद बै के बाद निफाज़ बै की शराइत के बाद हैं बै के सही होने की शराइत। बै के सही होने की शराइत दो एतबार से हैं, बाज़ आम शराइत हैं और बाज़ ख़ास शराइत हैं। आम शराइत से मुराद ये हैं कि वो शराइत हैं कि जो तकरीबन हर किस्म की बै के अंदर पाए जाते हैं, और वो ख़ास शराइत जो हैं सही होने के एतबार से वो ऐसी हैं जो किसी ख़ास किस्म की बै के हवाले से। मिसाल के तौर पर बै सलम की शर्त है कि भाई जिस टाइम ड्यूरेशन का आपने सलम किया है, मिसाल के तौर पे 6 महीने के बाद आपने जो
मबी है वो डिलीवर करना है, तो 6 महीने तक वो चीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल रहे। इसी तरह और भी शराइत हैं, वो तमाम शराइत पाई जाएँ, तो ये शर्त बै सलम के साथ ख़ास है। तो इस तरह कुछ और शराइत हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बुयू हैं, जो बै हैं, उनके साथ हैं, तो वो इंशाअल्लाह हम आगे देखते हैं। अभी जो हमारे सामने आपको नज़र आ रहे हैं वो है बै के सही होने की शराइत। याद रखिएगा मोहतरम अहिब्बा, जितनी भी शराइत जैसे कि हमने आपको पहले भी ज़िक्र किया, ये सारे जो SOPs हैं ये इसीलिए हैं कि इंसान को ज़रर पहुँचने से और ज़रर देने से बचा सकें। तो हर वो सूरत जिसमें इंसान बै करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आगे वो झगड़े तक लेके जाने वाली हो, आगे वो फसाद तक लेके जाने वाली हो, तो इस बिना पर बै क्या हो जाती है? बोलिए क्या हो जाती है? जी, फासिद हो जाती है बै। जी, तो बै फासिद हो जाती है। याद रखिए, बै के सही होने की शराइत अगर ना पाई जाएँ तो बै फासिद हो जाती है। और फिर दोबारा रिकॉल कर लें कि बै के मुनाकिद होने की शराइत ना पाई जाएँ तो बै क्या होती है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, शाबाश शाबाश, जल्दी बोलिए। बै बातिल हो जाती है। और अगर बै के निफाद बै की शराइत ना पाई जाएँ तो बै गैर नाफिज होती है। और बै सेहत बै की शराइत यानी बै के सही होने की शराइत ना पाई जाए तो बै क्या हो जाती है? जी, बै फासिद हो जाती है। याद ही नहीं रहा, उम्मीद है कि याद हो गया हो, लेकिन लगता है कि भूल गए होंगे। बहरहाल, तो बै के सही होने की शराइत जो हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, कि पहली शर्त क्या है? बै मुअक्कद यानी टाइम बाउंड ना हो। यानी भाई ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे भाई मैंने 2 दिन के लिए आपसे ये चीज़ ख़रीद ली। भाई ये क्या बात हुई, 2 दिन के लिए ख़रीद ली? जैसे बाज़ लोग करते हैं कि भाई वो कहाँ जाते हैं, वो जो लॉन्ड्री वाले होते हैं, लॉन्ड्री पास जाते हैं, वहाँ पे जो सूट्स वगैरह होते हैं वो रेंट पे ले लेते हैं। बाज़ लोग ख़रीद भी लेते हैं 2 दिन के लिए, दे दो भाई मुझे, तो किसी और का सूट किसी और को भेज देता है 2 दिन के लिए। तो ये क्या है? ये दुरुस्त नहीं है, सही है? तो इस तरह नहीं करना है, बल्कि अपने ही कपड़े ख़रीद के पहन के जाना है, सही। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि बै मुअक्कद जो है वो ना हो, टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए। इसकी एक मिसाल, ये तो खैर ऐसी मैंने अज़रूर मिज़ा मैंने अर्ज़ की, इसकी जो मिसाल है वो आपको मैं देता हूँ। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो घर वगैरह या प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं, तो आपके इल्म में शायद हो कि ये हम बै करते हैं, लेकिन ये बै क्या होती है? टाइम बाउंड होती है कि 99 साल या 90 साल या 100 साल के लिए हम आपको लीज़ कर रहे हैं। तो हकीकतन बै है, लेकिन बै में टाइम ड्यूरेशन कैसे हो गया? एक चीज़ मैंने ख़रीद ली तो बस वो मेरे ही हो गई हमेशा के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मसला ये है कि चूँकि ये इतनी कसरत से ये चीज़ पाई जा रही है और हर जगह पाई जा रही है और इससे बचना नामुमकिन है, तो इसलिए यहाँ पर अगरचे ये शर्त मफकूद हो रही है जब आप घर ख़रीद रहे हैं, लेकिन उलमा ने इसकी इजाज़त दी है मुल्की कवानीन को पेश नज़र रखते हुए। तो बहरहाल असल के एतबार से तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बाज़ ख़ारजी अवामिल ऐसे होते हैं इसकी बिना पर कंडीशंस में बाज़ दफ़ा नरमी करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई शख्स मौक़त बै करे, मिसाल के तौर पर हमने मिसाल दी कि आप जाते हैं दुकान पर, वहाँ पे कपड़े आप ख़रीद लेते हैं 2 दिन के लिए, या आप कोई मशीनरी ख़रीद लेते हैं 2 दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए, 1 साल के लिए, तो ये जो मुअक्कद आपने कर रहे हैं, जो टाइम बाउंड कर रहे हैं, तो इस बिना पर बै आपकी सही नहीं होगी, बै फासिद हो जाएगी। इसके बाद अगली शर्त है कि मबी और समन का मालूम होना। यानी जो भी मबी हो, जो भी समन हो, यानी जो भी चीज़ है जो आप ख़रीद रहे हो मालूम हो कि भाई मैं क्या चीज़ ख़रीद रहा हूँ। इसी तरह जो चीज़ है, जो प्राइस आप दे रहे हैं, वही मालूम होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, यार वो गाड़ी मेरे गराज पे खड़ी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है और रेड कलर की है, 2000 का मॉडल है, तो आप ख़रीद लो मुझसे। अब वो क्या है, यार ये चीज़ मुझे बेच रहा, अच्छी बेच रहा होगा, तो वो कह रहे चलो सही है, मैंने ख़रीद ली। अब देखें यहाँ पे मसला क्या हुआ। बज़ाहिर तो सही है, आप बोल रहे हैं कि भाई उसने चीज़ मौजूद है, सारे जो इनेकाद है बै की शराइत है वो सारी पाई जा रही है, लेकिन मसला ये है कि मबी मालूम नहीं है। ये तो पता है गाड़ी है, लेकिन अब गाड़ी कौन सी है? भाई गाड़ी तो वो टोयोटा कोरोला भी हो सकती है, खोता कोरोला भी हो सकती है, मेरा मतलब है कि दूसरी भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, यानी FX भी हो सकती है, भाई मेहरान भी हो सकती है, मर्सिडीज़ भी हो सकती है, रेड कलर की बहुत सारी गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो मबी तो मालूम नहीं है, तो अगर होगा क्या? अब मैं तो अपने जहन में ये रख के जाता हूँ कि भाई मैं तो खैबर की इससे बै करके आया था, मैं उसको बोला चलो आ जाओ देख लो। अब वो आता है और देखता है, यूँ कहता है कि भाई मैंने तो आपसे टोयोटा की बात की थी, तो निकली
FX, मैं तो नहीं ले रहा, तो मैं कहूँगा नहीं है तो लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा हमारा झगड़ा। तो इसलिए झगड़े से दूर रखने के लिए शरीयत मुतहरा ने कहा कि भाई मबी जो है वो मालूम होना चाहिए कि क्या मबी है। इसकी और 20 मिसालें बन सकती हैं, लेकिन किल्लत वक्त की बिना पर हम उनको जिक्र नहीं करें। इस तरह समन का मालूम होना ज़रूरी है, यानी जो प्राइस है, नॉर्मली प्राइस हमारे यहाँ तय नहीं की जाती। ये सिर्फ बै के साथ ख़ास नहीं है, इजारे में भी यही मसला होता है। जब आप किसी से कोई लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें भी हम उसकी उजरत तय नहीं करते। मिसाल के तौर पर रिक्शे में जा रहे हैं कि रिक्शे वाले से बात हुई कि कहाँ जाना है भाई हमें जाना है सदर जाना है, कितने लोग हैं, बस जो दिल चाहे दे देना, जो मुनासिब लगे दे देना। तो याद रखिए इस तरह जो मुनासिब लगे और दिल करे ना वो देने में मसला हो जाता है। आप वहाँ गए, आपको मुनासिब 200 रुपये लग रहे हैं, लेकिन उसको मुनासिब 500 रुपये लग रहे हैं, तो क्या होगा, फड्डा होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा, लड़ाई होगी। तो इसलिए पहले से तय करना ज़रूरी है। इसी तरह जो बै हो रही है आपकी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी प्राइस का तय होना ज़रूरी है कि ये नहीं हो कि आप जो है प्राइस तय नहीं करें और फिर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई ये बुक मुझे अच्छी लग रही है, मैंने बुक सेलर से बोला बुक मुझे अच्छी लग रही है, बुक दे देना। मैंने कहा कितने की है, उसने कहा बस भाई दे दीजिएगा आप, अभी तो बहरहाल ये ले लें आप और पैसे जो है बाद में दे दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि पैसे मैं बाद में दे दूँगा, पैसा भी है नहीं। तो उसने कहा हाँ बस दे देना। मैंने पूछा उससे भाई कितने की है, उसने कहा बस जो दिल चाहे दे देना। तो ये जो दिल चाहे वगैरह नहीं होगा, मेरा दिल चाहेगा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, मेरा दिल चाहेगा मैं 50 रुपये दूँ, वो बोलेगा नहीं तो 5000 रुपये की किताब है, तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाने के लिए शरीयत मुतहरा की इन SOPs पर अमल कीजिए और अपनी बै को सही कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो शर्त है वो क्या है, बाय को नुकसान पहुँचाए बग़ैर मबी का सुपुर्द होना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी ख़रीद रहे हैं जिसको अगर बाय यानी सेलर जो है वो आपको देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसकी मिसाल जो कुतुब फ़िक़ह के अंदर दी हुई है वो ये है कि मिसाल के तौर पे ऐसे पहले के दौर में घर हुआ करते तो उसमें आपको शायद इल्म में हो कि छतों पर बड़े बड़े जो तने होते हैं वो रखे जाते थे, जिसके ऊपर छाल लगाई जाती है और यूँ साया होता। तो अब कोई कहता है कि भाई ये मेरा घर है, इसकी छत है, छत पे तना लगा हुआ, ये मैंने आपको बेचा, तो अब सुपुर्द तो कर सकता है उसे, लेकिन क्या होगा वो जब सुपुर्द करेगा, उसको हैंड ओवर करेगा तो छत उसकी ख़राब हो जाएगी। तो शरीयत मुतहरा ऐसे किसी को, इसी तरह के किसी एक्ट को, किसी के कॉन्ट्रैक्ट को मना करती है कि भाई ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें जिससे जो सेलर है उसको नुकसान पहुँचे। वही बात जो पहले भी हमने जिक्र की थी कि ला दरारा वला दरार, कि ना नुकसान उठाना है ना नुकसान देना है। तो इस तरह और भी इसकी कई मिसालें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे आपकी गाड़ी है या गाड़ी आपकी किताब है, किताब के ऊपर बाइंडिंग हुई हुई है, अब आप एक पेज उसका निकाल के अगर बेचते हैं तो क्या होगा, बकिया किताब तो ख़राब हो जाएगी, या बाइंडिंग ही बेच दे तो बकिया किताब तो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की बै करने से भी बै जो है वो फासिद होती है। तो इसमें चाहिए कि पूरी वही चीज़ दे दें जो पूरी चीज़ है, ताकि ये शर्त जो है मफकूद ना हो। इसके बाद अगली जो शर्त है वो है कि बै का फ़ायदे से खाली ना होना। यानी जो भी आप बै कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं है, भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 रुपये का सिक्का है, एग्जैक्टली सिमिलर 5 रुपये का सिक्का मैंने दूसरे को बेचा, या इसी तरह एक चीज़ मेरे पास है, एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ मैंने दूसरे से ख़रीद ली उसके बदले में, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये एक लहव और लाइब काम हो गया। तो इस बिना पर ये बयान फरमाया गया कि बै फ़ायदे से खाली ना हो, वरना बै ये फासिद है, यानी मना किया जाएगा। इसकी वजह वही है जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि मिन हुस्निल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी, कि इस्लामी खूबसूरतियों में से है कि इंसान हर उस काम को छोड़ दे कि जो ला यानी है। इसके बाद अगली शर्त यह है कि बै रज़ामंदी के साथ होना। तो रज़ामंदी के साथ जो बै होगी वो ज़रूरी है, अगर रज़ामंदी के बग़ैर होगी तो याद रखिए बै फासिद होती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी से गन पॉइंट पे आपने बै करवाई कि अगर नहीं करोगे तो जान से मार दूंगा वगैरह, तो ये बै फासिद होती है। इसके बाद है बै का शर्त फासिद से खाली होना। यानी जो भी आप बै कर रहे हैं, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें शर्त फासिद ना लगी हो। अब ये शर्त फासिद क्या है, इस शर्त फासिद के बारे में हम इंशाअल्लाह वजाहत करते हैं। बै के सही होने की शराइत में से एक शर्त जो आखिरी में देखी वो ये कि बै का शर्त फासिद से खाली होना ज़रूरी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि शर्त फासिद क्या है। याद रखिए, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई अक़्द करते हैं और उसमें आप कोई शर्त लगाते हैं, मिसाल के तौर पर भाई मैं ये किताब बेचता हूँ इस शर्त पे कि 3 हफ़्ते तक किताब ये मैं रखूँगा और फिर आपको मैं बेचूँगा, तो ये क्या है, ये क्या हुई, ये आपने एक कंडीशन लगाई। इसके अलावा एक और मिसाल, मैं ये गाड़ी आपसे ख़रीदता हूँ इस शर्त पे कि 3 महीने तक पेट्रोल आप डलवाएंगे, तो भाई इसका क्या मतलब, ये कैसी शर्त है। तो इस तरह की अगर कोई शर्त लगाता है तो अब उसका क्या हुक्म होगा। तो इसको जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि शर्त किस तरह की हो सकती है और कितनी अक़साम हैं। तो शर्त ये 3 तरह की हो सकती हैं, शर्त फासिद, शर्त सही और शर्त बातिल। शर्त सही क्या होती हैं, सवाल ये पैदा होता है कि शर्त सही क्या है। तो देखें, शर्त वो शर्त के जो अक़्द के तकाज़े के मुताबिक, यानी अक़्द उसका तकाज़ा करता हो कि भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें ये चीज़ तो बुनियादी बात है कि भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई ये शर्त लगा के बै करता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है कि भाई मैं आपको उस वक्त फ़रोख्त करूँगा कि जब आप कीमत की अदायगी करेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, तकाज़ा ही करता है कि दूसरा बंदा उसे कीमत दे, उसके पैसे दे, तकाज़ा करता नहीं करता। तो बस ऐसी शर्त अगर लगाए जिसका तकाज़ा करता हो तो ये शर्त सही है। इसी तरह ऐसी शर्त के जो अक़्द को और पुख्ता कर दे और मज़ीद पुख्ता कर दे, उसको और मज़बूत कर दे। मिसाल के तौर पर कि मैं ये करता हूँ, भाई मैं आपको ये जो माइक्रोफ़ोन है मेरे पास ये बेचता हूँ, उधार पे ही बेचता हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि पहले कोई चीज़ आप गिरवी रखवाएं मेरे पास। अब देखें, ये शर्त लगाई, लेकिन ये शर्त लगाने से क्या हुआ, ये शर्त लगाने से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है और मज़बूत हो गया, कि और ज़्यादा बाइंडिंग हो गया, कि अब दोनों जो पार्टीज़ हैं वो फिर जो है इससे पीछे नहीं हट पाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये इसने और ज़्यादा शर्त ने हमारे इस अक़्द को पुख्ता कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो हर वो शर्त के जो इसका अक़्द तकाज़ा करता हो या जो अक़्द को पुख्ता कर दे, ये शर्तें सही होती हैं। अच्छा, शर्त सही अगर हमने लगा दी तो इसका हुक्म क्या होगा, क्या बै हमारी दुरुस्त होगी या नहीं होगी, फासिद होगी या नहीं होगी। तो कहते हैं कि इस शर्त की रिआयत की जाएगी, यानी ये कंसिडरेबल है, इसको कंसिडर किया जाएगा और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और इसकी बिना पर बै भी सही हो जाएगी, बै में कोई ख़राबी नहीं होगी। इसके बाद है शर्त फासिद। शर्त फासिद क्या होती है? शर्त फासिद की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जैसे कि आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, कि ऐसी शर्त जिसके पाए जाने में गरर या अनसर्टेनिटी हो, यानी आपने ऐसी कोई शर्त लगाई कि जिसके पाए जाने में अनसर्टेनिटी हो, तो ऐसी शर्त लगाने से आपकी जो बै है, यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फासिद हो जाता है। यानी ऐसी शर्त जिसके पाए जाने में गरर हो, अनसर्टेनिटी हो, तो वो आपका जो अक़्द है वो फासिद हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि भाई मैं ये ऊँटनी इस शर्त पे ख़रीदता हूँ कि ये हामिला होनी चाहिए। अब हामिला होने के बारे में हमने पहले पढ़ा था जानवर के, कि ये सर्टन नहीं है कि ये वाक़तन बच्चा पैदा कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो गरर है, एक अनसर्टेनिटी है कि वाक़तन ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसी कोई शर्त लगाना जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इस तरह की शर्त लगाए कि मैं जो हूँ वो आपसे ख़रीदता हूँ इस शर्त पे कि मैं कीमत की अदायगी उस वक्त करूँगा कि जब जो है वो बारिश होगी। अब बारिश होगी कब होगी ये पता किसको है, सही। तो ये अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह की शर्त लगाना कि जिसमें गरर हो, तो ये शर्त को फासिद कर देती है। इसी तरह ऐसी शर्त जिसका अक़्द तकाज़ा ना करता हो, यानी अक़्द उसका तकाज़ा नहीं कर रहा और सेलर या परचेज़र का फ़ायदा हो और उर्फ़ में राइज भी ना हो। देखें, ये चंद चीज़ें हैं, इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली शर्त ये कि अक़्द उसका तकाज़ा ना करता हो। तो अगर अक़्द तकाज़ा करता है ऐसी शर्त का, तो ये शर्त फासिद नहीं होगी, बल्कि कौन सी शर्त होगी? शर्त सही होगी। और शर्त सही का तो एतबार किया जाता है। तो शर्त जो है जिसका अक़्द तकाज़ा ना करता हो और सेलर या परचेज़र का फ़ायदा हो। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने एक मिसाल दी कि भाई मैं ये गाड़ी ख़रीदता हूँ इस शर्त पे कि 3 महीने तक पेट्रोल आप डलवाएंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है,
जो परचेज़र है, जो ख़रीद रहा है, जो बायर है, उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा कि 3 महीने तक मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है। इसी तरह हमने मिसाल दी कि भाई मैं बुक बेचता हूँ आपको इस शर्त पे कि 3 दिन तक मेरे पास रहेगी, तो ये क्या हुआ, 3 दिन तक अपने पास रखेंगे, उससे नफ़ा हासिल करेंगे, उससे प्रॉफिट हासिल करेंगे, हो सकता है 3 दिन के लिए उसको रेंट पे दे देंगे किसी को, तो ये क्या है, ये वो नफ़ा हासिल कर रहा है कौन, सेलर। तो ये सेलर हो को नफ़ा हो या परचेज़र को नफ़ा हो, तो ऐसी शर्त जो है वो अक़्द को फासिद कर देती है। लेकिन ये उस वक्त फासिद नहीं करेगी कि उर्फ़ में ये राइज हो जाए, यानी उर्फ़ हो, लोग आमतौर पे ये शर्त लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूंगा, जैसे वारंटी हमारे यहाँ लगाई जाती है। वारंटी क्या है, बेसिकली वारंटी एक शर्त है और हकीकतन देखा जाए तो शर्त फासिद है। क्या है वारंटी, भाई ये मोबाइल है मेरे पास, ये मोबाइल आपको मैं बेचता हूँ, इस शर्त पे बेचता हूँ कि 1 साल तक कोई भी ख़राबी हो आपका भाई सही करके देगा या आपका भाई आपको चेंज करके देगा। तो ये जो आप उसको सर्विस दे रहे हैं, ये क्या है, अगर इसका तकाज़ा करता है, अब तो कोई तकाज़ा नहीं करता है इस शर्त का, और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, परचेज़र का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये उर्फ़ में राइज है हमारे यहाँ, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखें तो 95% कहा जाए तो उसमें ये वारंटी की होती है, बल्कि 99% कहा जाए तो शायद बेजा ना हो, तो वारंटी उसमें होती है। तो देखें, अब ये अगरचे शर्त फासिद है लेकिन उर्फ़ में राइज है, लोगों की प्रैक्टिस में ये चीज़ आ गई है शर्त लगाना, तो इस बिना पर यह शर्त बै को फासिद नहीं करेगी। इसी तरह बै को फस करने का हमेशा इख्तियार हासिल करने की शर्त, यानी मैं ये कहूँ कि भाई ये जो लैपटॉप है ना मेरे सामने, ये मैं ख़रीदता हूँ आपसे, लेकिन मुझे इख्तियार है जब भी चाहूँ मैं ये आप तने तनहा ये वापस कर दूँगा मैं। तो ये कौन सी शर्त लगा दी भाई, अगर जिसका तकाज़ा करता है कोई नहीं तकाज़ा करता। तो ऐसी शर्त लगाना कि बै को फस करने का मतलब ख़त्म करने का, इसका हमेशगी इख्तियार हासिल करने की शर्त रखना, ये भी क्या करता है, ये बै को फासिद कर देता है। इसका हुक्म क्या है कि ऐसी शर्त की रिआयत नहीं की जाएगी, ये कंसिडरेबल नहीं है, और अगर आपने ऐसी शर्त लगाई तो आपकी बै जो है वो फासिद हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बै फासिद अगर हो गई तो क्या होगा, उसका जवाब इंशाअल्लाह हम आपको आगे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शर्त बातिल। शर्त बातिल क्या होती है, तो ऐसी शर्त जो ना शर्त सही हो और ना ही शर्त फासिद हो, वो शर्त बातिल है। मिसाल के तौर पर भाई मैं आपको ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये जो गाय का बच्चा मैंने आपको बछड़ा मैंने बेचा है, ये बछड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही मेरा दिल इसके ऊपर आया हुआ है, लेकिन एक शर्त पे बेचूंगा कि आगे किसी और को आपने नहीं बेचना है ये आपने इसको ज़िबा नहीं करना। तो भाई ये क्या है, ये कैसी शर्त है, तो ये शर्त क्या है, ये शर्त बातिल है कि ये ना शर्त सही है और ना ही शर्त फासिद है। तो चूँकि इसमें ना शर्त सही है कि अक़्द इसका तकाज़ा भी नहीं कर रहा कि बछड़े को ना आगे बेचा जाए ना उसको ज़िबा किया जाए, ना ये अक़्द को पुख्ता कर रही है, तो शर्त सही भी नहीं है। शर्त फासिद क्यों नहीं है कि भाई इसमें ना अक़्द इसका तकाज़ा कर रहा है और परचेज़र या बायर का फ़ायदा भी नहीं है। अगर वो उसको अपने पास ना रखे तो हकीकत में इसका फ़ायदा तो नहीं है ना, यानी पर जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसका फ़ायदा तो नहीं है ना कि अगर वो किसी और को ना बेचे, वो तो अपनी बस मोहब्बत में ये बात कह रहा है, तो अपनी मोहब्बत को वो साइड में रखे, 12 शरीयत के अहकाम ये सामने है। तो ऐसी सूरत में शर्त फासिद की सूरत भी नहीं पाई जा रही, तो ये शर्त क्या हो जाएगी, शर्त बातिल हो जाएगी। और शर्त बातिल का हुक्म क्या है, हुक्म ये है कि ऐसी शर्त की कोई हैसियत नहीं और बै सही हो जाएगी, ये कंसिडरेबल नहीं है, ये बात इसकी ऐसी कि इसने कोई बेकार बात कही और इस बिना पर ये बै इसकी क्या हो जाएगी, ये बै बहरहाल सही हो जाएगी, बै में ख़राबी नहीं होगी। जैसे कि हमने आपको ज़िक्र किया कि सेहत बै की जो शराइत हैं, बै के सही होने की जो शराइत हैं, उनमें बाज़ आम शराइत हैं और बाज़ ख़ास शराइत हैं। तो वो आम शराइत वो हैं कि जो तमाम की तमाम जो बै होती हैं उनके अंदर देखी जाती हैं, उनके अंदर कंसिडर की जाती हैं। और अब जो हम सेहत बै की शराइत बयान कर रहे हैं, ये ख़ास पर्टिकुलर जो ख़ास किस्म की बै हैं उनमें ये शराइत पाई जाती हैं, तो इनको देखना और इनका लिहाज रखना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उधार पैसों की अदायगी के एवज़ में अगर कोई बै कर रहा है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन का होना मालूम होना ज़रूरी है।
क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है, हमने ज़िक्र किया कि देखिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हर उस चीज़ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप बचाएंगे कि जो बाद में लड़ाई झगड़े का सबब बन सकता हो। चुनांचे अगर आपने उधार कर दिया, डिफ़र्ड पेमेंट कर दी, तो अब होगा ये कि हो सकता है सामने वाले ये बोले कि भाई 1 महीने बाद दे देते हैं, और आपके जहन में है कि भाई मैं अगले साल दूंगा, तो क्या होगा, 1 महीने बाद वो खड़ा होगा आपके घर पे और कहेगा भाई पैसे निकालो शाबाश। तो अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो 1 साल के बाद कहा था उधार, तो उसने कहा था हमारा टाइम थोड़ी तय हुआ था। तो ये क्या होगा, लड़ाई झगड़े की सबब बनेगी। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग है और उर्फ भी राइज है कि भाई इस तरह उधार ख़रीदते हैं और वो 2 हफ़्ते में या 3 हफ़्ते में 1 महीने के अंदर, यानी जब मंथ शुरू होता है उस वक्त पेमेंट कर देते हैं, तो अब अगरचे इनको बज़ाहिर ये यानी लफ्ज़न ये इसको ज़िक्र नहीं करते टाइम ड्यूरेशन को, लेकिन चूँकि म्यूचुअली अंडरस्टैंड होता है, म्यूचुअली कंसर्न होता है, बाहमी रज़ामंदी होती है, तो उस बिना पर ये जो है ख़राबी पैदा नहीं होगी अगरचे टाइम ड्यूरेशन को ज़िक्र ना किया हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और फिर टाइम ड्यूरेशन को डिफ़र्ड पेमेंट में, उधार सामान के एवज़ में की जाने वाली बै में अगर टाइम ड्यूरेशन ज़िक्र नहीं किया तो बै फासिद हो जाएगी। इसी तरह जो मनकूली अशिया होती हैं, मूवेबल आइटम्स होते हैं, उन पर कब्ज़ा होना ज़रूरी है। याद रखिए 2 तरीके की अशिया होती हैं, बाज़ मूवेबल होती हैं, मनकूली अशिया कहते हैं, और बाज़ इमूवेबल होती हैं, इनको हम इमूवेबल आइटम्स कहते हैं। मूवेबल आइटम्स मिसाल के तौर पर लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, और मोबाइल फ़ोन है, और पंखा है, और दीगर चीज़ें हैं, ये सारे मूवेबल आइटम्स हैं। इमूवेबल आइटम जैसे कि फ़्लैट्स हैं, घर है, बाग है, जायदाद है, तो ये सारे इमूवेबल आइटम्स हैं। तो मूवेबल आइटम्स में चूँकि ख़तरा ज़्यादा होता है उसकी हलाक होने का, इसलिए हमारे जो इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं, जो फ़ुक़हा कराम हैं, उन्होंने ये ज़ाब्ता भी बयान फरमाया है कि जब तक आपके पास वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आ जाती उस वक्त तक आप आगे उसको फ़रोख्त नहीं कर सकते। चुनांचे अगर आपने बग़ैर कब्ज़े में लिए वो चीज़, बग़ैर पोजेशन में लिए आगे फ़रोख्त कर दी, किसी थर्ड पार्टी को फ़रोख्त कर दी, तो आपकी बै फासिद हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक मिसाल जो बहुत ही कॉमन मिसाल है, थोड़े दिनों पहले भी मुझसे किसी ने मालूम किया था। उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, होता यह है कि मैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, लोग हैं, उनसे मेरी जान पहचान होती है, उनका मैं काम करता हूँ। तो होता यह है कि बाज़ दफ़ा वो मुझसे काम करने को कहता है, मैं काम करवाता हूँ उनका। ये तो एक मिसाल है। उन्होंने एक बात पूछी कि भाई मुझे टाइल्स लगवाने थे एक जगह, तो जो पार्टी थी जिस घर में टाइल्स लगवाने थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे टाइल्स चाहिए और वाइट कलर के चाहिए, इस तरह के बेहतरीन से। अब हुआ ये कि मैंने, मेरा एक जानने वाला था, दुकानदार था, उस दुकानदार को मैंने, टाइल्स की दुकान का था, उसको मैंने कॉल किया और कहा कि भाई मुझे इस तरह के जो है पीस चाहिए, व्हाट्सएप कर दी पिक्चर। तो बहरहाल उसने वो पीस निकाल दिए। अब पीस निकाल दिए, सारा मेरा एग्रीमेंट वगैरह, सौदा वगैरह हो गया। जाहिर सी बात है उससे मैंने कम में लेना था और इसको ज़्यादा में बेचना था। यानी ऐसे अगर पर पीस मुझे अगर वो 500 रुपये का पड़ रहा है, तो मैं इनको आगे जो इनका मैं काम कर रहा हूँ उनको मैं 600 रुपये में देता। तो कह रहे मैंने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ से मैंने लिया और डायरेक्ट जो सप्लाई थी वो उनके घर पे दिलवा दी, और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह हो जाएगा, दुरुस्त होगा? तो मैंने, ये तो बै फासिद हो गई। तो कैसे फासिद हुई? उसकी वजह यह है कि बेसिकली आपने वो टाइल्स ख़रीदे, पहले अपने लिए ख़रीदे, क्योंकि आप उसको 500 रुपये में ले रहे हैं, आप अभी उनके वकील के तौर पे नहीं ले रहे। क्योंकि याद रखिए अगर वो वकील के तौर पर आप लेते तो फिर वो एक दूसरी सूरत होती, उसमें वो आपको कहते कि हमारी तरफ से आप लेके आ जाएं और जो है वो हमारी जगह पे लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ये बकायदा ठेकेदार जो है वो बना हुआ है और इसने उनको बेचा है, यानी जो फर्स्ट पार्टी है, जो मालिक मकान है, उनको बेचा है। और किससे ख़रीदा है? दुकान से। दुकान से ख़रीदा और मालिक मकान को बेचा। ऐसा नहीं किया कि मालिक मकान ने इसको वकील बनाया और इसने फिर मालिक मकान के बिहाफ पे ख़रीदा, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसने दुकान से ख़रीदा और फिर मालिक मकान को भेजा, जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस है। तो अब चूँकि इसने दुकान से ही डिलीवरी करवा दी घर पे, तो क्या हुआ ये कि इसने चीज़ ली,
और चीज़ वो मूवेबल आइटम था, मनकूली अशिया थी, बग़ैर अपने कब्ज़े में लिए आगे फ़रोख्त कर दी। तो चूँकि बग़ैर कब्ज़े में लिए आगे फ़रोख्त की है, इस बिना पर इनकी ये बै जो है वो फासिद हुई। तो इनको समझाया तो दीनदार आदमी तो समझ गए। बहरहाल तो ये इस तरह की बारीक बातें होती हैं बाज़ दफ़ा जो हमारे जहन में नहीं होती। तो इसलिए ये कोर्स करने का मकसद यही है कि इन चीज़ों को हम देखें, जानें, समझें। एक साहिब ने जो कोर्स के शरीक हैं, हो सकता है सुन भी रहे हों, उन्होंने मुझसे कहा कि किस तरह ये हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ के अंदर ये इम्प्लीमेंट करें। तो उसका जवाब सिंपल सा ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उनको बगौर सुने, समझें, और इन जो नोट्स दिया रहे हैं इनको बार बार देखें। तो बार बार देखेंगे तो ख़ुद आपके जहन में किसी न किसी कोने में जाके ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। फिर जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त आपके जहन में आएगी ये बात कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये दुरुस्त है भी या नहीं। तो खटके, कुछ ना कुछ खटकेगा। वो खटकेगा क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ ली है। तो अगर ये चीज़ पढ़ी नहीं होती तो खटकता भी नहीं। तो ये पढ़ना बड़ा सूदमंद है, बड़ा फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत आपको हासिल होंगी। तो बहरहाल हमने जैसे जिक्र किया कि मनकूली अशिया जो हैं, मूवेबल आइटम्स जो हैं, उन पर कब्ज़ा होना ज़रूरी है। अच्छा, रिबा वाले माल में मबी और समन एक जैसे होना, शिबह रिबा से बै का खाली होना। ये रिबा यानी सूद के हवाले से दो सूरतें हैं। इसमें मसला ये है कि अगर रिबा वाले माल, हदीस में चंद चीज़ों को अमवाल रबवी करार दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो सोना है, चांदी है, नमक है, और जौ है, गेहूँ है, और खजूर है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको अमवाल रबवी कहा जाता है। इनकी तफसील इंशाअल्लाह हम अलग से रिबा पे पूरा एक लेक्चर करेंगे इंशाअल्लाह, तो उस वक्त ज़िक्र करेंगे। तो अभी बस आप ये समझ लें कि बाद ऐसी चीज़ होंगी इनमें रिबा पाने का इम्कान होगा, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होना ज़रूरी है। इसकी तफसील यहाँ पे मैं ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा कि ये मुस्तकिल एक टॉपिक है, और वो टॉपिक इंशाअल्लाह आगे आ रहा है, तो वो इंशाअल्लाह फिर हम वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बै सर्फ़ की एक कंडीशन है कि बै सर्फ़, आपको याद होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर में बै सर्फ़ में हमने बयान किया था कि सोना, चांदी या रुपए पैसे, करेंसी जो हैं, इनको सोना, चांदी और रुपए पैसों के एवज़ में ख़रीदना, बेचना, ये बै सर्फ़ कहलाता है। तो बै सर्फ़ में मबी और समन पर जुदा होने से कबल कब्ज़ा करना, यानी अगर मिसाल के तौर पर सोने को सोने के बदले में बेचा जा रहा है, चूँकि सोना ये भी अमवाल रबवी में से है, तो हदीस मुबारका में बयान फरमाया गया कि सोने को जब सोने के एवज़ में बेचा जाए तो हाथों हाथ बेचा जाए और बराबर बराबर बेचा जाए। तो चुनाचे अगर इसको हाथों हाथ नहीं बेचा जाएगा बल्कि एक चीज़ को डिफ़र्ड कर दिया जाएगा, उधार कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये बै फासिद हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि बै सर्फ़ में मबी और समन जुदा होने से कबल कब्ज़ा कर लेना। चुनाचे अगर जुदा हो गए और डिफ़र्ड पेमेंट कर दी तो ऐसी सूरत में बै फासिद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये इंशाअल्लाह तफसीली कलाम हम इस पे बै सर्फ़ में करेंगे अलग से, लेकिन यहाँ पे बस छोटी सी एक बात मैं ज़िक्र कर दूँ कि अगर एक तरफ सोना है और एक तरफ जो है वो पैसे हैं, जिसको हम अपने गहाड़ी फ़िक़ही ज़बान में समन इस्तिलाही और समन खल्की कहते हैं कि समन सोना, ये चांदी समन खल्की है, और जो रुपए पैसे हैं समन इस्तिलाही हैं। तो ऐसी सूरत में अगर एक तरफ समन इस्तिलाही और एक तरफ समन खल्की हो तो एक तरफ कब्ज़ा होना ये काफ़ी होता है। लेकिन दोनों तरफ असल समन खल्की हो या दोनों तरफ समन इस्तिलाही हो तो दोनों का एक साथ कब्ज़ा होना, बाहम कब्ज़ा होना ज़रूरी है। अगर उधार करेंगे तो ये सूद मुतहक्क़क़ हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये रिबा से मुताल्लिक़ तीन सूरतें आई ना हमारे सामने, ये रिबा वाले माल में शिबह रिबा से बै खाली होना और बै सर्फ़, ये तीनों के बारे में डिटेल में लेक्चर इंशाअल्लाह हम सूद के बारे में करेंगे अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से। तो उस वक्त ये इंशाअल्लाह वहाँ पर बयान किया जाएगा। इसी तरह मुस्लम फ़ी क्या होता है? जिसका सलम किया जा रहा हो। बै सलम आपको याद होगा, बै सलम के बारे में हमने बयान किया था कि बै सलम वो बै होती है जिसमें जो मबी होता है वो उधार होता है और जो समन होता है वो ऑन स्पॉट होती है, यानी हाथों हाथ देनी होती है। तो जो मबी होता है ना बै सलम में, उसे हम मुस्लम फ़ी ही कहते हैं। मुस्लम फ़ी जो मबी होता है, जैसे हमने मिसाल दी थी गंदम की, तो गंदम जो अभी पैदा नहीं हुआ, जो अभी उगा नहीं है, जो 6 महीने बाद बनेगा, उससे हम मुस्लम फ़ी कहते हैं।
तो अगर आप बै सलम कर रहे हैं तो मुस्लिम फ़ी की जो शराइत हैं ये सारी एग्जिस्ट करना ज़रूरी हैं। इसी तरह बै मुराबाहा कर रहे हैं या बै तौलिया कर रहे हैं या बै वदिया, तो उस वक्त भी हमने आपको ज़िक्र किया था जब भी हमने बै की अक़साम बयान की थी कि इनमें समन अव्वल का मालूम होना भी ज़रूरी है। चुनांचे अगर आप बै मुराबाहा कर रहे हैं लेकिन समन अव्वल आप बयान नहीं कर रहे, यानी कीमत ख़रीद जो है वो आप बयान नहीं कर रहे, तो इस बिना पर ये या झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो ये बै फासिद हो जाएगी। तो मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। क्या क्यों किस बात की मुबारकबाद? भाई सेहत है, बै की शराइत मुकम्मल हो जाने के बाद आपकी बै जो है वो सही हो चुकी है। चुनांचे देग का इंतज़ाम कर लीजिए, अगरचे देग जो है वो छत डलने के बाद दी जाती है, लेकिन चले हम थोड़ा सा लेट हो गए देग खिलाने में मज़दूरों को, लेकिन बहरहाल आपकी जो है ये इमारत बन गई है। अब रंग और रोगन की इसमें ज़रूरत बाकी है। अब हमारे पास आखिरी जो दर्जा है या यूँ कह लें जो आखिरी लेवल है वो है लुज़ूम बै की शराइत, जिसके बाद हमारी बै लाजिम हो जाएगी, यानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो लुज़ूम बै की शराइत क्या हैं? बहुत सिंपल सी शराइत हैं कि बै का 4 मशहूर ख़यारात यानी ऑप्शंस, ख़यार तायीन, वो 4 मशहूर क्या हैं? ख़यार तायीन, ख़यार शर्त, ख़यार ऐब और ख़यार रुयत और दीगर ख़यारात से खाली होना। ख़यार किसे कहते हैं? ख़यार बेसिकली ऑप्शन, इख्तियार। ये क्या होता है मैं ज़रा इनकी वजाहत करूँगा। ख़यार तायीन, ख़यार शर्त, ख़यार ऐब और ख़यार रुयत, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ख़यार तायीन, मिसाल के तौर पर आपने चीज़ ली और 2 चीज़ें आपको पेश की गई कि ये 2 पीसेस हैं, 2 सूट्स हैं, तो आप ले लें। आपने कहा सही है, मैं ये ले लेता हूँ और घर जाके जो घर वालों को पसंद आएगा वो मैं रख लूँगा। तो आपकी इन दोनों में से एक पर बै हो चुकी है, लेकिन वो कौन सा ये आपको अभी ऑप्शन हासिल है, आपको इख्तियार हासिल है कि आप चाहे ये लें चाहे ये लें। तो ये जो ख़यार होता है ये ख़यार तायीन कहलाता है। इस तरह ख़यार शर्त होता है। ख़यार शर्त क्या है? एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहिब आते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं बै करता हूँ, उसमें नुकसान हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जब तुम बै करो तो ख़यार शर्त ले लिया करो। ख़यार शर्त क्या? यानी जब तुम ये बै करो तो उसको कह दो कि 3 दिन तक मुझे इख्तियार है, यानी 3 दिन तक मैं ये देखूँगा कि ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है या नहीं। अगर 3 दिन में मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती है तो मैं ये रख लेता हूँ, वरना मैं रिटर्न कर दूँगा। तो ये जो इख्तियार इसको मिला ये ख़यार शर्त है। तो ये हदीस से साबित है सराहतन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यार शर्त दिया। और ये उसी लिए जो शुरू में हमने बात कही थी कि जो है वो नुकसान से बचाना। तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा बंदा जो है वो उसको इतनी नोहाव नहीं होती, वो मार्केट में जाता है और जैसे हमारे उर्फ़ में लुट जाना, तो वो लुट जाता है। तो इस बिना पर बहुत महंगी चीज़ें ख़रीद के लेके आ जाता है, तो उसको शरीयत ने इख्तियार दिया है, लेकिन उसको ख़यार शर्त के लिए अल्फाज कहना ज़रूरी है कि मैं ख़यार शर्त 3 दिन जो है मुझे इख्तियार होगा। और शरीयत ने जो दिन दिए हैं वो 3 दिन हैं। 3 दिन के अंदर अंदर इसने डिसाइड करना होता है कि लेना है या फिर रिटर्न करना है। इसी तरह ख़यार ऐब। ख़यार ऐब क्या होता है? ख़यार ऐब ये होता है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी और उसमें ऐसा कोई ऐब या डिफ़ेक्ट पैदा हो गया, यानी पैदा होने से मुराद ये है ख़यार ऐब। ख़यार ऐब क्या है? ख़यार ऐब एक ऐसा इख्तियार है जो आपको किसी भी डिफ़ेक्ट या ऐब की वजह से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ ली, किताब ली, किताब लेके आप घर आ गए, देखा कि भाई उसके अंदर तो सारे पेजेस से उल्टे सीधे लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा ऐब है कि जो आपके पास पैदा नहीं हुआ, ये डिफ़ेक्ट आपको सेलर के पास से आया है। तो अगर सेलर के पास से कोई डिफ़ेक्ट आता है तो शरीयत आपको इख्तियार देती है कि आप चीज़ रिटर्न कर दें, चाहे वो सामने वाला राज़ी हो या ना हो। इस इख्तियार को कहते हैं ख़यार ऐब। इसी तरह ख़यार रुयत। ख़यार रुयत ये है कि आपने एक चीज़ ख़रीदी लेकिन आपने देखा नहीं था, तो वो जब तक आप चीज़ को देख नहीं लेंगे ना तो वो आपको एक ख़यार रुयत हासिल होगा। इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसाल आपको मैं देता हूँ। हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ज़ोर है, ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। दराज एक नाम है और अलमारी भी एक नाम है और दरवाज़ा भी एक नाम है और कालीन भी एक नाम है और टेबल भी एक नाम है। तो मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, अल्फाज ज़िक्र किए हैं मैंने। तो बहरहाल ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स हैं, वहाँ से लोग चीज़ें ख़रीदते हैं। तो होता ये है कि देखते तो कुछ और है, निकलता कुछ और है।
तो तस्वीर देखी तो बड़ा वाह भाई वाह, बड़ा बेहतरीन लग रहा, ओ हो क्या प्राइस है इसके, वाह भाई वाह सुभान अल्लाह, चलो भाई लेके आ जाओ उसको। ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर करके लेके आए तो वो तो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़, उसको तो बंदा फ्री में ना ले। तो अब वो उनका क्या होता है कि भाई आपको लेना ही लेना है। याद रखिए ऐसे मौके पर शरीयत ने हमें ख़ियार रुयत का इख्तियार दिया है, यानी देखने का इख्तियार, कि आप उस चीज़ को देखें, अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं चीज़ समझ में आती है आप यकतरफ़ा तनह उस चीज़ को वापस कर सकते हैं। सामने वाले के ऊपर लाजिम होगा कि उसको वो वापस करे। तो जो चीज़ आप बग़ैर देखे ले लेते हैं, तस्वीर देखना काफ़ी नहीं होता, उसके बारे में सुन लेना ये ऐसा 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 होगा, ये काफ़ी नहीं होता। जब तक आप उसको अपनी आँखों से देख ना लें, तो जब तक देखेंगे नहीं उस वक्त तक अगर आपने कोई चीज़ ले ली तो यह ख़ियार रुयत होता है। तो ये ख़ियार भी एक रुयत, इस तरह और भी चंद ख़ियारात हैं। तो वो उन ख़ियारात से अगर आपकी बै खाली होगी, यानी किसी किस्म का कोई ख़ियार नहीं होगा, ना ख़ियार रुयत है, ना ख़ियार ऐब है, ना ख़ियार शर्त है, ना ख़ियार तायीन है, किसी किस्म का कोई ख़ियार वगैरह नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी बै बिल्कुल परफेक्ट हो गई और यूँ आपकी लुज़ूम बै की तमाम शराइत पूरी हुई और आपकी बै अब लाजिम हो चुकी है, घर भी तैयार हो चुका है, बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है, रहें इसमें और खुश रहें। तो ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपने सवालात हमें व्हाट्सएप कर दें 0333314287 पर, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो बातें हमने सीखी सुनी समझी इनको याद रखने, इन पर अमल करने और दूसरों तक जाने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।